तो अगर आप भी बिहार बोर्ड या फिर किसी यूपी बोर्ड या फिर किसी भी हिंदी बोर्ड वाले से एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए ये वीडियो है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्ज़ाम में, मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स मंगाएं, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो देख रहे हैं। हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे, वो सारे प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो सभी तरीके बताने वाले हैं हम, जो कि आपको टॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, हम चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि आयनिक बंधन में हमें ये जानना है। देखिए कि आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर लिखें। क्या अंतर होता है, हमें इसे लिखना है और जानना है। देखिए, पहला है कि आयनिक बंधन और दूसरे बगल लिखेंगे सहसंयोजक बंधन। ठीक है, चलिए पालेंगे। पहला में, यह धातु और धातु के संयोग से बनता है। देखिए, जो आयनिक बंधन होता है यह धातु और अधातु दोनों के मिलने से बनता है, और जो सहसंयोजक होता है यह दो धातुओं के संयोग से बनता है। ठीक है, देखिए जो सहसंयोजक होता है वह केवल और केवल दो धातु रहेंगे तभी बनेगा, लेकिन जो आयनिक बंधन होगा वो एक तो धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा, तब जाकर के ये बनेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा का है। देखिए 2 नंबर जो है वो है कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है कि निम्न होता है। तीसरा का है कि यह जल में घुलनशील होता है, और इसका है कि यह भी जल में घुलनशील होता है। अगर देखिए अगला है कि यह कार्बनिक घोलक जैसे किरोसिन तेल बेंजीन में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन यह कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है। ठीक है, अगर देखिए 5वां है हमारे पास, कहता है कि यह द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, लेकिन यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है, यह विद्युत का चालन करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रकृति धातुओं की उपस्थिति। ठीक है, प्रकृति धातुओं की उपस्थिति। देखिए, धातुएं प्रकृति में 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला तो मुक्त या फिर स्वतंत्र अवस्था में, और दूसरा का होता है संयुक्त अवस्था में। एक मुक्त अवस्था में होती है और एक स्वतंत्र अवस्था में होती है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो सोना है, जैसे मान लीजिए कि दे देगा चांदी या फिर सोना, मान लीजिए कि लेते हैं सोना, कहेगा सोना प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है। तो जो सोना होता है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्धि ना के बराबर होती है। ठीक है, जिसमें अशुद्धि नहीं होती है उसे हम मुक्त अवस्था कहते हैं, और जिसमें अशुद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त अवस्था, यानी कि उसमें अशुद्धि के रूप में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे संयुक्त अवस्था। आगे देखिए अगला है हमारे पास कि मुक्त अवस्था। लिखेंगे, जब कोई धातु प्रकृति में अकेले पाया जाता है तो उसे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। ठीक है, ये सभी जो धातुएं हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि वह अकेले पाई जाती है, उसके साथ कोई अशुद्ध पदार्थ नहीं रहता है, इसीलिए उसे हम मुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि संयुक्त अवस्था, यानी कि जब कोई धातु प्रकृति में अकेले नहीं बल्कि किसी धातुओं के साथ पाया जाता है उसे संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, आपका HGS। ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं कि प्रकृति में मतलब अकेले नहीं पाए जाते हैं बल्कि किसी दूसरे धातु के साथ मिलकर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है। जो धातुओं का मुख्य स्रोत है वो एक पृथ्वी की भूपर्पटी। पृथ्वी की भूपर्पटी। देखिए भूपर्पटी क्या है, देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है, परत है, उसे ही हम लोग पृथ्वी का भूपर्पटी कहते हैं।
अगर है कि पृथ्वी की भूपटल पर रहने वाले धातुओं की प्रतिशतता क्या है। देखिए, तो पृथ्वी पर जो धातु का प्रतिशत है वो है एल्युमिनियम जो है 7%, लोहा है 4%, आपका कैल्शियम है 3%, सोडियम है 2.5%, कैल्शियम है देखिए 2.5%, मैग्नीशियम है 2%, ठीक है, टाइटेनियम है 0.6%। ये सभी धातुओं के क्या है कि तो मतलब भूपटल पर पाए जाने वाले क्रम है कि इतना प्रतिशत जो है धातु जो है पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपटल में। अगर देखिए अगला है कि सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 समुद्री जल में पाया जाता है। देखिए NaCl और MgCl2 ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्री जल में पाए जाते हैं, याद रखना है। भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो खनिज कहते हैं। ठीक है, देखिए एक ही बात में, यानी कि जो भूपटल में या प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, तो खनिज कहा जाता है। ठीक है, अगर देखिएगा कि खनिज क्या है, खनिज जो है वो क्या है, देखिए खनिज क्या है, लिखेंगे कि ऐसे भौतिक पदार्थ जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे भौतिक पदार्थ जिसे हम खान से खोद करके निकालते हैं, ठीक है, उसे हम खनिज कहते हैं। देखिए या भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, नमक हो गया इत्यादि। ये सभी पृथ्वी से हमें प्राप्त होते हैं और जो भी चीज़ें हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है उन सभी चीज़ों को हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि अयस्क क्या है। लिखेंगे कि वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। कि मतलब वे धातुएं यानी कि वे खनिज जिनसे धातु बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो सके, बहुत कम खर्चा में मिल सके, तो उसे ही हम लोग अयस्क कहते हैं। अगर देखिए अगला कि सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, सभी खनिज अयस्क है लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं है। देखिए चलिए आगे कह रहा है कि अयस्क के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ अयस्क, कि अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। अगर देखिए और देखिए चौथा है आपका हैलाइड अयस्क। ठीक है, उधर लिखना छोड़ दिए हैं लेकिन नीचे आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर छूट गया है हैलाइड अयस्क लिखने का। चल देखिए सबसे पहले एक नंबर समझेंगे, कह रहा है कि ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं। लिखेंगे वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। ठीक है, यानी कि अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित रहेगा, तो ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Fe के साथ में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। यहाँ भी देखिए लोहा के साथ में ऑक्सीजन उपस्थित है, जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा उसे हम लोग ऑक्साइड, और से ऑक्साइड और से ऑक्सीजन। अगर देखिए अगर कि सल्फाइड अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित रहे उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं, जैसे कॉपर ग्लास, ठीक है, सिनेवार, HgS मतलब होता है सिनेवार, जिंक ब्लेड ZnS। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है कि तो सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि सल्फाइड यानी कि स से सल्फाइड और स से सल्फर, अशुद्धि के रूप में जिसमें सल्फर रहेगा उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब इसमें क्या है, कार्बोनेट मतलब समझ लीजिए, अगर कार्बोनेट कह रहा है तो अशुद्धि के रूप में क्या होगा, कार्बन होगा। वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित रहे उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीज कार्बोनेट MgCO3 और कैलेमाइन ZnCO3। ठीक है, ये सभी में क्या है कि अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित है। देखिए सी
कार्बन उपस्थित है तो उसे ही हम लोग कहेंगे कार्बोनेट अयस्क। और हैलाइड अयस्क में हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, ठीक है। हैलाइड अयस्क वैसा अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन उपस्थित रहे उसे हैलाइड अयस्क कहते हैं। जैसे रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl, ठीक है, अगर प्रोस्पार, ये सभी क्या है तो हैलाइड अयस्क हैं। चलिए अब खनिज में हमें अंतर देखना है तो अब इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपको प्रश्न यानी कि पढ़ाई जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लग रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। एक कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वो लोग भी इसका आनंद उठा सकें, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट